हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दक्कन के साम्राज्य और विजयनगर और बहमनी, ये जो उत्तर उत्तर भारत के साम्राज्य हैं, विजयनगर और बहमनी, इनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व के दौरान जब दिल्ली के लिए संघर्ष कर रहे थे अलग अलग शासक, दिल्ली की सल्तनत पर बैठना चाहते थे, उस समय उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में दो महान शक्तियों का उदय हुआ। उन महान शक्तियों में से पहला है विजयनगर, जिसे विजय का शहर कहते हैं, और दूसरा है बहमनी सल्तनत। यह जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में बताते हैं, यह उनके उदय, संघर्ष और ऐतिहासिक विरासत की गाथा के बारे में बताता है। तो शुरू करते हैं हम विजयनगर से। विजयनगर, जिसकी स्थापना 1636 ईस्वी में संगम के पुत्र संगम इस संगम के पुत्र थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस शहर को बसाया था। पर मतलब इनकी जो प्रेरणा मिली थी, मतलब इनको इस शहर को बसाने की जो प्रेरणा मिली थी, इनके जो संत थे विद्यारण्य से, इन्हें आशीर्वाद मिला था। उस आशीर्वाद से इन्होंने स्थापित किया था विजयनगर या विजयनगर की जो राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित जो हम्पी थी, हम्पी ही इसकी राजधानी थी। इस शहर की जो भाषा थी वो तेलुगु थी। इसकी खोज हम्पी के खंडहरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। इस समय जो संगम वंश था, इसकी स्थापना इन लोगों ने की थी। फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश या फिर अराविडो वंश। संगम वंश का विस्तार और सुदृढ़ीकरण हरिहर द्वितीय द्वारा। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हरिहर द्वितीय ने। उसके बाद से देवराय प्रथम आए, इस दूसरे शासक, जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई और नहरों के लिए एक विशालकाय बांध बनवाया। इन्होंने बांध बनवाया तो जिसके कारण ये हुआ कि सिंचाई के लिए हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। बांध इसलिए बनवाया था ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके और नगर में नहरें लाई जा सके, जिससे कि खेती आसानी से हो सके। देवराय प्रथम के ही शासनकाल में इतावली मतलब इटली, देवराय मतलब इतावली मतलब इटली यात्री, इटली का जो यात्री था निकोलो कांटी ने ही इस शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय, जिनको महान शासक के रूप में जाना जाता है, उपाधि इन्होंने गजवेटकर, जिसे हाथियों का राज शिकारी, और इम्बानी देवराय कहा जाता था। सैन्य सुधार में इन्होंने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती कराया और उन्हें जागीरें दी। इनके 2000 पुलिस भर्ती कराया जो मुस्लिम थे, और उनको जो वेतन के रूप में उन्होंने जागीरें दी। इनके जो शासनकाल में विदेशी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक, जो 1442 ईस्वी में आया था। जब आया तो उन्होंने इस राज्य की यात्रा की और उन्होंने वो जो था पुलिस वेतन के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया। पुलिस के जो वेतन मिलता था इन लोगों को, मतलब पुलिस का जो अब्दुल रज्जाक जब आया और उसने इस शहर की यात्रा की, तो उसने देखा कि पुलिस का जो वेतन है, जो पुलिस का वेतन मिलता था, अब जो दिया जाता था बाद में, वो वेश्यालय की आय से दी जाती थी। मतलब या जैसे अभी दी जाती है ना कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार रहती है, तो वो वहां नहीं, जो वेश्यालय थे वहां से इनको पुलिस का खर्चा दिया जाता था, यानी कि वेतन दिया जाता था। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, जो अब्दुल रज्जाक जो फारसी यात्री था, राजदूत था। फिर कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं। 1509 से 1529 के बीच में
इनका शासनकाल रहा है। इनका वंश जो था तुलु वंश, तुलु वंश का और भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि ये भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, जो कृष्णदेव राय था। इसने जो उपाधियां प्रदान की, आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह की। सांस्कृतिक योगदान में इसने तेलुगु में एक आमुक्त माल्यदा और संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम की रचना की। इसने जो स्थापत्य कला में मंदिरें बनवाई, हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर और अन्य मंदिर बनवाए, जिसमें से चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती मंदिर एवं कांचीपुरम में बरदराज जो अन्य मंदिर बनवाए। बरदराज एक अंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हजारानाथ मंदिर, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया ही, और चिदम्बरम मंदिर, पार्वती मंदिर, वरदराज मंदिर, एक अंबरनाथ मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में करवाया। विदेशी यात्री या विदेशी जो संपर्क में आए थे, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस ने दरबार का दौरा किया। पहले ही बता चुके हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। साहित्य और अष्टदिग्गज। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था कृष्णदेव के शासनकाल को। इसमें आठ जो थे तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। जिसमें से प्रमुख है जिसमें से आठों के नाम हैं अल्तसनी पेद्दन, आंध्र कविता के पितामह मनुचरितम से अनुसार, नन्नी तिम्मन पारिजात हरण, भट्टमूर्ति, नरसम्मुपालियम, दूरजति, करहस्ती महात्यम, तेनाली रामकृष्ण, पांडुरंग महात्यम, पिंगाली सूरत, राघव पांडी, अच्युतराज रामचंद्र, सकल कथा सार संग्रह, और एक थे मल्लन राजशेखर चरित्र। इनको सब अष्टदिग्गज कहा जाता था, क्योंकि ये तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और इसका अगला शासक था जो था तुलु वंश का शासक सदाशिव था। इसके बाद इसके जो आयंगर प्रशासन प्रणाली थी, प्रशासन तथा नायक और आयंगर क्या थे, एक राजा होता था जिसे शासक कहते थे। उसके बाद नायंगर व्यवस्था होती थी, जिसमें भूसामंत या नायक, भूसामंत या नायक, जिसमें भूसामंत नायक, जिन्हें वेतन के बदले अमररम भूमि दी जाती थी। बदले में वो सेना का रखरखाव करते थे। मतलब एक राजा थे, तो एक नायंकर व्यवस्था थी, जिसमें उनको जो व्यक्ति थे वो सेना की रखरखाव करते थे, और उनको बदले में, वेतन के बदले में उनको भूमि दी जाती थी कि तुम अपना खान पान, मतलब अपना जो खेती करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो उसी भूमि से। एक आयंगर व्यवस्था होती थी, जिसमें ग्रामीण प्रशासन के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह होता था। इनका पद अनुवंशिक होता था और वेतन के बदले इन्हें कर मुक्त भूमि, यानी कि ये मतलब एक पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो अधिकारी बदलते रहते थे आयंगर व्यवस्था में, और उनको जो वेतन के रूप में दिया जाता था कर मुक्त भूमि, उनको भूमि दी जाती थी, जिसका उनका जो टैक्स होता था, जो कर होती थी, ये मतलब जो पैसा देना होता था उनको, वो नहीं दी जाती थी। उस भूमि को मान्यम कहते थे। भू राजस्व का उपज 1/6 भाग, विभाग 98 में। समाज, अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला। समाज के बारे में जानते हैं कि स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। वे कुश्ती, ज्योतिष और लेखाकरण में निपुण थी, यानी कि जब भाग ले सकती थी, और उसमें जब भाग लेंगी तो वो थोड़ा निपुण होंगी। मतलब वो कुश्ती में भी जा सकती थी, ज्योतिष में भी और लेखाकरण में भी निपुण रहती थी। सती प्रथा और देवदासी प्रथा का प्रचलन इस शासनकाल में था। सती प्रथा और देवदासी प्रथा का प्रचलन था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के बनवाए। सोने के सिक्कों को वाराह या पैगोड़ा कहा जाता था।
सिक्के तार कहलाते थे। द्रविड़ शैलियों के स्थापत्य में इन्होंने द्रविड़ शैली की विशेषताएं बताई। कल्याण मंडप मंडप देवी जो विवाह हेतु और विशाल गोपुरम जो प्रवेश द्वार हेतु बनाया गया था। इस तालीकोटा का युद्ध एक प्रकार से इस युद्ध के बाद इस युद्ध का अंत हो गया, जिसमें से जो लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 में राक्षसी तगड़ी और बन्नी हट्टी का युद्ध कहलाता था, जो 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। इसका नेतृत्व जो विजयनगर में नेतृत्व रामराय सदाशिव राय के नाम पर किया गया। मैंने पहले बताया कि सदाशिव जो इस वंश के अंतिम शासक थे, उन्हीं के नाम पे नेतृत्व ये कर रहे थे रामराय। दक्कन महासंघ, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बाबर शामिल नहीं थे। नेतृत्व इसका अली आदिल शाह कर रहा था। ये जो दक्कन के महासंघ थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, बरार शामिल नहीं थे। ये चार पांच जो क्षेत्र थे ये शामिल नहीं थे उसमें। इसका जो नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह कर रहा था। इस युद्ध का परिणाम जो हुआ, विजयनगर की करारी हार हुई और हम्पी का विनाश होता है। इसकी राजधानी थी विजयनगर की, तो हम्पी का विनाश और लूटपाट काफी हुआ। राजधानी के पेनकोंडा फिर इसके बाद राजधानी को पेनकोंडा स्थानांतरित कर दिया गया और इसी के साथ इसका अंत हो गया इस वंश का। अगले आगे चलते हैं तो बहमनी साम्राज्य का उदय। फिर जब इसका हो गया तो इस साम्राज्य का अंत हो गया, तो बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ 1347 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक थे हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापित हुआ। जब वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक थे, तुगलक वंश के, और उसके विपरीत ही उत्तर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। राजधानी पहले गुलबर्गा थी, आशानाबाद और बाद में बीदर मोहम्मदाबाद कर दिया गया, स्थानांतरित कर दी गई इसकी राजधानी। विभाजन 4 प्रांतों यानी जिन्हें तरफ कहते थे हुआ गया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार या बीदर। ये जो क्षेत्र है इधर, इसमें इन चारों क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया था। प्रमुख बहमनी शासक, संस्कृति और विज्ञान। ताजुद्दीन फिरोज जो विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रेमी था। दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। इसने ही भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना की। इनका शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद अहमद शाह आए, जो 1422 से 1436 साल तक लगभग 13-14-15 साल शासन किया। राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया। सूफी संत गेसु दराज से जुड़ाव के कारण वली या संत कहलाया। महमूद गवाह वास्तुकार और वजीर पद जो होता है, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में प्रधानमंत्री, वकील सल्तनत, जिन्हें ही उपाधि ख्वाजा शाह की उपाधि दी गई। इसके बाद उपलब्धियां इन्होंने थी। बीदर मदरसा इन्होंने बनाया था, जिसमें से 1000 छात्रों और शिक्षकों के लिए विशाल महाविद्यालय का निर्माण कराया था। उन्हें भोजन, कपड़ा, इसने मदरसा बनवाया था, इसमें ही 1000 जो अध्यापक थे और विद्यार्थी थे, इनके रहने खाने भोजन और कपड़ा की भी व्यवस्था इसने करवाई थी। सैन्य सुधार में विजयनगर के विरुद्ध युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग इसने ही करवाया था, महमूद गवाह ने। प्रशासन इसका जो 4 संख्या थी, उनकी संख्या बढ़कर के 8 हो गई। इसका जो अंत हो गया, महमूद गवाह का जो मृत्यु हो गई 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में षड्यंत्र के कारण फांसी दे दी गई। रूसी यात्री निकितिन 1470 में इसके समय बीदर की यात्रा की। इसकी जो फांसी की सजा के पीछे इसने मोहम्मद थे, उन्होंने ही आदेश किया था
कि महमूद गमा को फांसी दे दी जाए। उनका ही षड्यंत्र रचा गया था इसके पीछे। फिर बहमनी साम्राज्य का विघटन या 5 सल्तनत, जिसमें से जब अलग अलग हो गए तो जिसमें से बीजापुर का वंश था आदिल शाह, संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। फिर इसके बाद अहमदनगर निजाम शाही, मलिक अहमद, बरार में इमाद शाही, फतेहुल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह, बिदर बरीद शाही, अमीर अली बरीद। ये 5 सल्तनत थी, इनका अलग अलग विघटन हो गया। फिर बीजापुर की विरासत आदिल शाही के साहब में थी, तो उन्होंने आदिल शाही ने क्या क्या किया, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बाद ही इन्हें जगत गुरु और अली बाबा अबला बाबा के नाम से, यानी कि अबला बाबा मतलब जो गरीबों के मसीहा होते थे या गरीबों का मित्र होता था उसे कहते थे। इसने जगत गुरु और अबला बाबा के नाम से जाना जाता था। संगीत, अपनी पुस्तक जो संगीत थी पुस्तक थी इसने नौरस में बताया था, किताब नौरस की रचना इसने की थी। स्थापत्य कला में गोल गुम्बज मोहम्मद अली शाह का मकबरा 1680 में इसने बनवाया था। विशेषता, विश्व का सबसे, जो इस मकबरे की विशेषता है, सबसे बड़ा गुम्बद है विश्व का। और विस्परिंग गैलरी, यानी कि जो फुसफुसाहट की आवाज आती है ना, उसकी दीर्घा है एक। चारों को इसके जो ये जो चारों कोनों में बनी थी ऊंची गोलाकार मीनारें, इसकी छवि एक संतुलन प्रदान करती है। इसकी जो विस्परिंग की कला है कि मुक्त कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता। अगर एक इस साइड अगर आप फुसफुसा रहे हैं तो यहाँ भी सुना जा सकता था और यहाँ भी सुना जा सकता, मतलब एक तरफ आप फुसफुसाहट की आवाज करोगे तो दूसरी तरफ भी सुनाई देगा। इसकी एक ये गली फुसफुसाहट वाली दीर्घा बनी थी इसकी। गोलकुंडा और हैदराबाद कुतुब शाही, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद, जो आज का हैदराबाद है, उसकी नींव जो रखी थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही रखी थी। और 4 मीनार है प्लेग के उन्मूलन की याद में निर्मित बना। इसमें 4 मेहराब और 48 मीटर ऊंची मीनारें हैं। ये जो बनाया गोलकुंडा किला अपनी ध्वनिक इंजीनियरिंग और हीरा बाजार कोहिनूर के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा का जो किला है उसकी जो इंजीनियरिंग है, ध्वनि मतलब जो ध्वनि है उसकी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध, और हीरा बाजार कोहिनूर के लिए भी प्रसिद्ध है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा ने ही हैदराबाद शहर की नींव रखी। महत्वपूर्ण तथ्य और एक नज़र में हमने देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में हमने क्या क्या पढ़ा। उनके संस्थापक, राजधानी, प्रमुख शासक, स्थापत्य और विदेशी यात्री, साहित्य भाषा के रूप में हम पढ़ेंगे एक एक करके। विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, और बहमनी साम्राज्य के थे हसन गंगू, जो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाने जाते थे। राजधानी इसकी थी हम्पी, इसकी गुलबर्गा थी, बाद में स्थापित करके बीदर कर दी गई। प्रमुख शासक कृष्णदेव राय थे, इसमें महमूद गवा, वजीर या फिरोज शाह। स्थापत्य कला में विठल स्वामी मंदिर और गोपुरम बनाया, इसमें गोल गुंबज और 4 मीनार बनाया। विदेशी यात्री जो विजयनगर में आए वो निकोलो कांटी और डोमिगो पायस थे, और इस बहमनी साम्राज्य के समय निकितिन आया था। साहित्य जो थी या भाषा थी उस समय भी तेलुगु थी, प्रबंध और संस्कृत थी। बहमनी साम्राज्य जो कि मराठा मतलब महाराष्ट्र में भी मिलता है आज के, तो उसमें मराठी भी बोली जाती थी, फारसी और दक्कनी उर्दू भी बोली जाती थी। ये साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत में, ये साम्राज्य थे 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में विलीन हो गए। लेकिन इनकी विरासत जो आज वहाँ पे रहन सहन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आज भी वहाँ पर वैसे ही किए जाते जैसे उस समय किए जाते थे। आगे चलते हैं। आज यहाँ पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया है, तो उसके जो जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने इस प्रश्नोत्तरी में लिए हैं, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो इसमें महत्वपूर्ण थे, जो आपके परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं अगले
क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, नरसिंह सुलूभ या रामराय? इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक के दो भाई नामक नाम के विजयनगर की स्थापना की। उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। महत्वपूर्ण तथ्य जो थे इस स्थापना इनके जो गुरु थे संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से की गई। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस शासक को आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधियों से जाना जाता है? देवराय द्वितीय, अच्युत राय, वीर नरसिंह या कृष्णदेवराय? कृष्णदेवराय। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 में भारत को एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया, जो कि बाबर उस समय जो बाबर था 1526 के अनुसार 1526 या फिर जब मुगल वंश का स्थापना हुई थी तो उस समय बाबर ने अपनी जो आत्मकथा था उसमें बताया था कि ये जो कृष्णदेवराय है ये भारत का सबसे शक्तिशाली राजा शासक है। साहित्य और कला के संरक्षण के कारण उन्हें आंध्र भोज और अभिनव भोज कहा जाता है। उनके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा फारसी राजदूत विजयनगर आया था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगोस पायस और नूनीज? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में यानी कि 1442 में विजयनगर आया था। अब जब अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर तो उसने पुलिस और शहर की संपत्ति का विस्तृत वर्णन किया। उसने लिखा कि पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता है। विजयनगर दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 सेनापति, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि या 8 विदेशी व्यापारी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इस काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। इसमें से अल्लसीन पेद्दन तेलुगु कविता के पितामह और तेनाली रामकृष्ण सबसे प्रमुख थे। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में, 1556 में, 1565 में या 1605 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। 23 जनवरी 1565 को वे इस युद्ध में विजयनगर को दक्षिण के मुस्लिम राज्यों जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के संघ ने हराया। युद्ध का परिणाम रहा कि विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था, जबकि संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। इस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर प्रशासन में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग? यानी कि जो कृषि भूमि थी उसका उपज थी उसके हिसाब से इसमें भू राजस्व लैंड रेवेन्यू दिया जाता था। तो उसका उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग, उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/10 भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। भूस्वराज साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। यह उपज का 1/6 भाग था। विदर्भ में प्रसिद्ध मदरसा बनवाने वाले बहमनी प्रधानमंत्री या वकील का नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन, महमूद गवा, फिरोज शाह, यूसुफ, आदिल शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गवा। महमूद गवा ने बीदर में एक विशाल महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करवाई, जहां 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उनके कपड़े और भोजन और रहने का व्यवस्था भी उसी मदरसे में किया गया। उन्हें ख्वाजा जहां की उपाधि प्राप्त थी। दुर्भाग्यवश 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल हसन, जमशेद कुली?
तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 से 1592 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया। अगर पूछ लिया जाए कि हैदराबाद शहर किसने बसाया, तो हैदराबाद शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया। और प्लेग महामारी के खत्म होने की खुशी में 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं, जिससे प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। विश्व प्रसिद्ध गोल गुम्बज मकबरा किसने बनवाया? यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। 1680 में बनवाया गया था यह गुम्बज बीजापुर की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। यह अपनी फुसफुसाहट वाली दीर्घा गैलरी के लिए जाना जाता है। वास्तुकला चमत्कार, इस गुम्बज का इतना विशाल है कि कहा जाता है कि इस इतना विशाल एकल गुम्बज कभी नहीं बनवाया गया। इसमें जो बताया कि फुसफुसाहट वाली, अगर आप एक एक दीर्घा में बोलेंगे तो ये दूसरी दीर्घा में सुनाई देता था। तो धन्यवाद। आपके बाद मतलब आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने लेक्चर का या वीडियोस का आनंद लिया होगा और अपनी ज्ञान का विस्तार किया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।